यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है 10 नवंबर को। और इस बार जो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 5 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे, और अब 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। इसे मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी, 11 नवंबर लिखा है, इसका राइट आंसर होगा 10 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है? तो ये भी हाल ही में एंट्री मिली है कार खीनी साची वारी ऐसे जौने रोड ट्रिप। और ये जो फिल्म का नाम है थोड़ी अजीब लग रही होगी आप लोगों को, तो ये एक मराठी फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं मंगेश जोशी, और इसे ही टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। तो 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है नटखट, जो कि डायरेक्ट की गई है सान व्यास के द्वारा, और ये जो फिल्म है ये ऑस्कर नॉमिनेशन के योग्य हो गई है। यदि हम बात करें पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की, तो 2019 के जो ऑस्कर अवार्ड रहे थे इसमें इसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। ये एक भारतीय फिल्म है। यदि हम बात करें पैरासाइट मूवी की, तो इस साल के मतलब कि 2020 के जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट मूवी को, जो कि एक साउथ कोरियाई मूवी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल ये वर्चुअली मनाया जाएगा? तो कोविड-19 के कारण ये वर्चुअली मनाया जाएगा नागालैंड में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, या इसी फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये नागालैंड में तो मनाया जाता है लेकिन ये पहली बार त्रिपुरा में भी मनाया गया था। और नागालैंड में ये जो फेस्टिवल है ये 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजाति के द्वारा मनाया गया। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नागालैंड की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नेफ्यू रियो, और राज्यपाल तो ये हैं RN रवि। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें त्रिपुरा की, तो इसी साल त्रिपुरा में मनाया गया है लाई हरोबा फेस्टिवल। नागालैंड से रिलेटेड है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मणिपुर से रिलेटेड 2 फेस्टिवल है, एक तो है संघाई फेस्टिवल, दूसरा है सिरोई लिली फेस्टिवल। यदि हम बात करें मेघालय की, तो देखिए मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, शिलोंग में कुछ समय पहले ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया है, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो यूनाइटेड नेशन के सलाहकार समिति में ये भी हाल ही में शामिल की गई हैं विदिशा मैत्रा, और इन्हें यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। नाम है विदिशा मैत्रा। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, और जो न्यूयॉर्क है कुछ समय पहले ही जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर ये न्यूयॉर्क ही है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज तो ये है 193, और जो इसका 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान।
यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। अब ये स्थायी प्रतिनिधि ये क्या होते हैं? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन में। यही बनाए गए हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। यदि हम बात करें विशाल वी शर्मा की, इन्हें भी हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर्स पर रासाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ट्रांसजेंडर पर आधारित है ये किताब, जिसका नाम है रासाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर, जो कि लिखी गई है ससिंदर कलिंगकेल के द्वारा। और इस उपन्यास में एक किरदार है जिसका नाम है रसाथी। रसाथी जो कि एक ट्रांसजेंडर है, इसी पर बेस्ड है, मतलब कि इसी की स्टोरी बताई गई है इस उपन्यास में, जो कि लिखी गई है ससिंद्रन के द्वारा। और देखिए, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें समाज में एक स्थान देने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी जागरूक है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने ऑलरेडी ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी है, और राज्य सरकारें भी इनके लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। तो इसी से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही जो असम गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। जबकि भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, ये स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो बात हुई बुक की, तो रासाथी किताब लिखी है ससिंद्रन ने। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि बुक्स एंड ऑथर से ही रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही रीमा आहूजा के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। और इस किताब में महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें प्रसिद्ध राइटर चेतन भगत की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। शशि थरूर, तो हाल ही में इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है, ये भी बुक से ही रिलेटेड है, हाल ही में अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई नई किताब का नाम क्या है? तो जो बॉलीवुड एक्टर है अनुपम खेर, इनके द्वारा हाल ही में एक नई किताब लिखी गई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो इनकी बुक का जो टाइटल है, ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हम जैसे स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल लाइन भी है, योर बेस्ट डे इज टुडे। आप लोगों ने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, कि जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, और सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत। क्योंकि इंसान को अगर उसके मरने की डेट पता चल जाए तो उसका एक एक दिन नरक में बदल जाता है। इसलिए योर बेस्ट डे इज टुडे, और इसी टाइटल के साथ इस किताब को लिखा है अनुपम खेर ने। इसके अलावा दो बुक्स और हैं, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। इन दोनों किताब के भी राइटर अनुपम खेर ही हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन हैं, मतलब कि ये जो 3 बुक हैं, इसके राइटर अनुपम खेर हैं। और कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, तो हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इस किताब को लिखा गया है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, जो कि लॉन्च की गई प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी। यदि हम बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में इसके नए CEO भी बने हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में लगातार 7वीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये कौन बना है? तो ये HDFC बैंक ही बना है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 4 पहिए वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्ट टैगिंग अनिवार्य कर दिया है? तो फास्ट टैग ये कंपलसरी कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। तो इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है फास्ट टैग। हालांकि कई बार मैंने आप लोगों को समझाया भी है, यहाँ मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। फास्ट टैग है क्या?
तो देखिए आप अपनी गाड़ी में फास्ट टैग लगाकर अपनी गाड़ी को वीआईपी जैसा बना सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में आपको जितने भी टोल प्लाजा मिलेंगे तो आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई स्लिप कटवानी पड़ेगी। इस टैग को लगाने के बाद आप जिस किसी भी टोल प्लाजा से क्रॉस होंगे और वहाँ आप लोगों को फास्ट टैग की अलग से लाइन भी दिख जाएगी, जहाँ गाड़ियों की कोई भीड़ भी नहीं होगी और आप जैसे ही वहाँ से गुजरेंगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे जो कि आपने फास्ट टैग से लिंक करवा रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस नई टेक्नोलॉजी से मतलब कि फास्ट टैग से ना तो आप लोगों को टोल प्लाजा में रुकने की ज़रूरत होगी, ना ही किसी तरह की स्लिप कटवाने की ज़रूरत होगी। और इसी के लिए मतलब कि 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए ये जो फास्ट टैग है ये अनिवार्य कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा से चाटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में इस सस्पेंसिव ब्रिज या इसे आप कह सकते हैं झूला ब्रिज, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। और ये जो पुल है ये 725 मीटर लंबा है, जो कि 2.95 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो कि बनाया गया है टिहरी झील के ऊपर, जिससे कि टिहरी से प्रतापनगर के बीच का समय, कहने का मतलब है कि टिहरी से प्रतापनगर पहुंचने में जो समय लगता था 5 घंटे का, इस ब्रिज के बनने के बाद ये समय घट के लगेगा लगभग 1.5 घंटे का। और इसी का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन, इसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून है इसकी विंटर कैपिटल, जबकि हाल ही में इसकी समर कैपिटल ये बनाई गई है गैरसेन। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। देखिए जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया। इसके अलावा भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के सबसे लंबे की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत में सबसे लंबा तो है ही, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा लंबा है। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग यानी कि हाईवे टनल का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है अटल टनल। ध्यान दीजिए मैंने कहा है विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल यानी कि राजमार्ग सुरंग, जबकि एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग जिसका नाम है जोजिला टनल, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में, इसका काम शुरू हो चुका है। तो 3 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ से बच जाता है गुजरात। तो हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो गिरनार पहाड़ी है यहाँ से विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। हाल ही में एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसके नए संरक्षक कौन बने हैं? तो एमसीसी के नए संरक्षक ये भी हाल ही में बन गए हैं वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग। एमसीसी जो कि क्रिकेट क्लब है इसी के संरक्षक बनाए गए हैं माइकल होल्डिंग। देखिए एमसीसी से ही रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो कि करंट से रिलेटेड है, क्लेयर कोनोर का। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एमसीसी के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला ये क्लेयर कोनोर ही बनी है। अच्छा माइकल ईरानी कौन है? तो ये भी हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारत तोलन महासंघ इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करंट से रिलेटेड तो है, लेकिन इसे मैंने थोड़े दूसरे तरीके से सेट किया है। क्वेश्चन ये है कि पक्के टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये चर्चे में क्यों है? तो ये अपने ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला रिजर्व बन गया है, इसलिए ये चर्चे में आया है। तो पक्के टाइगर रिजर्व ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल तो ये हैं बीडी मिश्रा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 2 या 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुल ग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज
जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत ये अरुणाचल प्रदेश में ही की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये टैग मिलने के बाद उस वस्तु को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो भारत में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था? ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। कब दिया गया था? 2004 में। और अभी हाल ही में तेजपुर लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के कदलाई मितई, इसे जीआई टैग दिया गया। और अभी हाल ही में मणिपुर का जो काला चावल है यानी कि ब्लैक राइस, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर था यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत ने त्रिसेवा लड़ाकू अभ्यास जिसका नाम है बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन किस द्वीप में किया है? तो किस द्वीप में किया है ये भी बताइएगा, और इससे रिलेटेड यदि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।